नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फागी। आज हम आपको सत्ता यानी कि प्राधिकार, इंग्लिश में अथॉरिटी के बारे में चर्चा करेंगे। सत्ता की अवधारणा यानी कि इसका जो ये कॉन्सेप्ट है सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश की एक ऐसी क्षमता है जिसके कारण उसे प्रामाणिक मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। सत्ता के प्रयोग के कारण ही आधिकारिक नीतियाँ, नियम और निर्णय समाज में स्वीकार किए जाते हैं और प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाते हैं। सत्ता को राज व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है कि जैसे शरीर में आत्मा होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से सत्ता भी राज्य जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक आधार है। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है कि सत्ता ही शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का एक मूल बिंदु है, एक टूल है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन, प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सत्ता के आधार पर ही संभव हो पाती हैं। इस तरह से सत्ता के दो मुख्य घटक हो गए, शक्ति और वैधता। किसी नियम या निर्णय की वैधता से यह संकेत मिलता है कि लोग उस नियम या निर्णय को अपने लिए और समाज के लिए उपयुक्त और कल्याणकारी मानते हैं, इसलिए वे उसे मन से स्वीकार करते हैं और उसका पालन करने को तैयार रहते हैं। इसे वैधता कहा जाता है। अगला जो टॉपिक हम लेंगे वैधता का ही लेंगे, लेजिटिमेसी। दूसरी चीज़ बताई सत्ता के घटक में शक्ति। शक्ति क्या है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि दूसरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी नियम या आदेश का पालन कराने की क्षमता, ये शक्ति है। समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए वैधता और शक्ति एक दूसरे की पूरक भूमिका निभाती हैं। जैसे सड़क और यातायात नियमों के पालन करना, इसको लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हेलमेट लगा के चलना है या सड़क के बाईं तरफ चलना है या जो स्टॉप लाइन है, रेड लाइट पे रुकना है। तो ये क्या है, ये वैधता दे दी लोगों ने, वो रुक जाते हैं, वैसा कार्य करते हैं। तो यदि शक्ति की तुलना हम नंगी तलवार से करें तो सत्ता अपने म्यान में ढकी हुई तलवार है जो ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकाली जाती है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में जो सत्ता की जो परिभाषा दी वो ये दी कि सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो, उसे हम सत्ता कहते हैं। तो सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति है जिससे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। तो ये हमने सत्ता का अर्थ आपको समझाया। अब कुछ विद्वानों की परिभाषाओं से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे हेनरी फेयोल कहता है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। कि हेनरी फेयोल क्या कहता है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है, कि उसका आदेश दे ही नहीं बल्कि उसका पालन भी कराए, उसे हम सत्ता कहते हैं। एलन कहता है सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियाँ एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। उपयुक्त सभी विद्वानों ने सत्ता को निर्णय लेने, आदेश देने और आदेशों का पालन करवाने वाले उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। साइमन कहता है कि सत्ता निर्णय लेने एवं अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। यह दो व्यक्तियों के बीच उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों का संबंध है। उच्च अधिकारी और अधीनस्थों के बीच संबंध है। उच्च अधिकारी निर्णय लेता है और आशा करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णयों की आशा करते हैं और उनके व्यवहार इन निर्णयों से निर्धारित होते हैं। तो दो चीज़ इसमें आई, निर्णय लेने और आदेश देने वाले उच्च शक्ति, और दूसरा आया उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। इसे हम सत्ता कहते हैं। अब हम बात करते हैं सत्ता की प्रकृति। कि
प्रोफेसर बीच ने द्वारा दो सिद्धांत सत्ता की प्रकृति की बताए, एक फॉर्मल थ्योरी एवं एक्सेप्टेंस थ्योरी। फॉर्मल थ्योरी यानी औपचारिक सत्ता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और इससे सत्ता का एक पद क्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे संगठन की औपचारिक शक्ति होती है जिसके कारण उसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बतलाती, बल्कि सत्ताधारी तो व्यवस्था में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक मात्र होता है। तो मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा कि एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान न हो, अधिक योग्य न हो, किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ न हो, कभी कभी तो उसका स्तर सबसे हीन भी हो सकता है, लेकिन वह सत्ता की स्थिति में होने के कारण आदेश निर्देश देता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है। इसे शासन का जादू कहते हैं। दूसरी थ्योरी जो उन्होंने दी वो है स्वीकृत सिद्धांत, इन एक्सेप्टेंस थ्योरी। यथार्थवादी अध्ययनकर्ता यानी कि व्यवहारवादियों के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ में और योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति सत्ता की स्थिति बन जाती है। बर्नार्ड ने एक अपनी पुस्तक थी द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बर्नार्ड की पुस्तक का क्या नाम है? द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में लिखते हैं कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करें, उसके लिए 4 शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। पहली क्या कि अधीनस्थ अधिकारी आदेश अथवा सूचना को समझता है या समझ सकता है, या तो समझता है या कोशिश करेगा, समझ सकता है उसे। दूसरा, आदेश निश्चित करने के समय उसका यह विश्वास हो कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं है, कि जो संगठन जिस उद्देश्य से बना है उसके विपरीत तो नहीं है, ये उसके समझ में आए। और तीसरा, निर्णय लेने के समय में वह यही सोचता हो कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है। और चौथा, वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश की अनुपालना की क्षमता रखता हो, तो वो सत्ता के जो आदेश हैं उसका पालन करता है। अब बात आती है सत्ता के प्रकारों की। सत्ता के 3 प्रकार बताए गए हैं। व्यवहार में सत्ता के 3 प्रकार है। प्रशासनिक आधार पर हम इन सत्ता के 3 प्रकारों की बात करते हैं। पहला है रेखा आधारित सत्ता, लाइन अथॉरिटी, दूसरा स्टाफ अथॉरिटी और तीसरा फंक्शन अथॉरिटी। रेखा आधारित सत्ता यानी कि लाइन अथॉरिटी। रेखा आधारित सत्ता निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है जो समस्त अधिकारियों एवं समस्त अधीनस्थों के बीच विद्यमान रहती है। यदि आदेश की एकता के सिद्धांत यानी कि एक कर्मचारी का एक नायक का अतिक्रमण न किया जाए तो रेखा आधारित सत्ता संबंध संगठन के उच्च स्तर से नीचे के स्तर तक के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचती है। इस अधिकार सत्ता का प्राथमिक उद्देश्य संगठन को कार्यशील बनाना है। दूसरा, स्टाफ आधारित सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता। ब्रेसी एम सेनफोर्ड लिखते हैं कि स्टाफ अधिकार सत्ता सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है। यह अधिकार सत्ता अन्य व्यक्तियों को परामर्श देने एवं सहायता पहुंचाने का अधिकार है। रेखा आधारित सत्ता लंबवत प्रवाहित होती है और अधिकारी अधीनस्थ संबंध स्थापित करती है, जबकि स्टाफ अधिकार सत्ता परामर्शात्मक संबंधों की स्थापना करती है और किसी भी दिशा में प्रभावित हो सकती है। यह वह अधिकार सत्ता है जो राय देने, मदद करने व अन्य विभागों को सेवाएं देने हेतु संगठन में विद्यमान रहती है। तीसरी आती है क्रियात्मक अधिकार सत्ता, फंक्शनल अथॉरिटी। क्रियात्मक अधिकार सत्ता निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है, किंतु निर्णय लेने का ऐसा अधिकार किसी क्रिया विशेष तक सीमित रहता है, भले ही ये क्रिया कोई भी व्यक्ति या विभाग संगठन में कहीं भी करता हो। यह अधिकार सत्ता द्वितीय स्तर के अधिकारी अधीनस्थ
संबंधों को जन्म देती है। यह अधिकार सत्ता आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जिससे विकट संगठनात्मक समस्याओं को जन्म मिलता है। यह अधिकार सत्ता आसानी के साथ किसी भी संचालनात्मक अधिशासी के कार्यभार को बढ़ा सकती है और रेखा अधिकार सत्ता को कम कर सकते। इस अधिकार सत्ता को सीमित अधिकार सत्ता भी कहा जाता है। यह किसी क्रिया विशेष के संबंध में निर्णय लेने का या आदेश देने तक ही सीमित रहती है। अब बात आती है सत्ता की अवधारणा, मैक्स वेबर के विचार। सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात, प्लेटो, ऑगस्टाइन आदि के समय से होती आई है, किंतु इसकी विस्तृत विवेचना 20वीं शताब्दी में राजनीतिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषक मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत की गई। सत्ता एवं औचित्यपूर्णता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और मैक्स वेबर ने इस संबंध को दृष्टि में रखते हुए औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के स्रोत एवं प्रकारों का वर्णन किया। तो उसने सत्ता के 3 प्रकार बताए। एक बताया परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि सेवा जो ऐसा सदैव होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाएगा। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वे आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति के कारण करते हैं। जो व्यक्ति या वंश प्रचलित परंपरा के अनुसार देश में शासन करता है, उसे ही शासन करने का अधिकार है, किसी और को नहीं, जैसे वृद्धतंत्र या राजतंत्र में ऐसा होता है। दूसरा आता है करिश्मात्मक सत्ता। यह सत्ता किसी राजनीतिक नेता के अनोखे व्यक्तित्व का परिणाम होती है। करिश्माती सत्ता ऐसे नेतृत्व के रूप में व्यक्त होती है जिसके अनुयायी अपने नेता के गुणों को बहुत बढ़ चढ़कर आंकते हैं। उसके एक इशारे पर भीड़ उमड़ जाती है और लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार हो जाते हैं। धर्म और युद्ध के क्षेत्रों में करिश्माती सत्ता विशेष रूप से सार्थक होती है। उदाहरण के लिए हिटलर की सत्ता इसी प्रकार की थी, क्योंकि वह ऐसा नेता था जिसके इशारे पर सारा जर्मनी सक्रिय हो जाता था। अन्य उदाहरणों में सिकंदर महान को ले लें, हम जूलियस सीजर को ले लें, महात्मा गांधी को ले लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लें, नेल्सन मंडेला को ले लें। ये भी करिश्माती सत्ता है। जब अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। तीसरा आता है वैधानिक सत्ता। वैधानिक सत्ता यानी कि कानूनी सत्ता कही जाती है। वैधानिक नौकरशाही सत्ता है। इसका स्रोत किसी व्यक्ति का राजनीतिक पद होता है, उसका अपना व्यक्तित्व नहीं हो, यानी कि कुर्सी को सलाम किया जाता है। इसलिए यह नहीं देखा जाता कि कुर्सी संभालने वाले की योग्यता क्या है। कुर्सी मिलने से पहले उसकी कोई सत्ता नहीं होती, कुर्सी से हटने जाने के बाद भी उसकी कोई सत्ता नहीं रहती। जो जब कुर्सी पर बैठेगा उसे सलाम किया जाएगा। इससे ये नौकरशाही होती है। जैसे कलेक्टर के पद पे बैठा हुआ है, न्यायाधीश बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पे, तब तक उसको सलाम किया जाता है। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ जुड़ा हुआ है जिससे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी सत्ता माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा जब भारत में लोकसभा में बहुमत सदस्य किसी को अपना नेता निर्वाचित कर उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, तब वह सत्ता बौद्धिक तार्किक का आधार की ही होती है। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाहों को अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। संगठनात्मक सत्ता के विभिन्न जो प्रतिमान मैक्स वेबर के आधार पर जो बताया, हमने अभी बताया। परंपरागत सत्ता का प्रकार है, इसमें कर्मचारी वर्ग का संगठनात्मक प्रकार क्या होगा, सेवक का होगा। सत्ता के प्रयोग की जो प्रकाशात्मक विधि होगी, तदर्थ यानी कि प्रत्यायोजन होगी। जिसके प्रति कर्मचारी वर्ग आज्ञापालक है, वो नेता का व्यक्तित्व और परंपरा है। दूसरा करिश्माती, इसमें व्यक्तिगत कर्मचारी सेवक होंगे।
प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन इसमें नहीं होता है। नेता का आदर्शी और चमत्कारी व्यक्तित्व होता है। बौद्धिक कानूनी ये ब्यूरोक्रेट्स यानी कि डिपार्टमेंट्स में होता है। ये बौद्धिक प्रत्यायोजन है, कानूनी रूप से स्थापित व्यक्तिगत व्यवस्था होती है। संस्थात्मक शक्ति की दृष्टि से सत्ता का विभिन्न प्रकारों से प्रयोग किया जाता है और इस सत्ता के आधार पर व्यापक संदर्भ में सत्ता के और भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे क्षेत्रीयता की दृष्टि से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रांतीय। अपेक्षाकृत व्यापक संदर्भ में की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। वैधानिक दृष्टि से संविधान से प्राप्त अथवा साधारण कानूनों से प्राप्त सत्ता। सरकार के परंपरागत अंगों के आधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी। राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक और प्रशासनिक। संख्यात्मक दृष्टि से एकल, बहुल, निगमात्मक, आयोगात्मक अथवा मंडलात्मक। और विभिन्न विषयों की दृष्टि से सत्ता आर्थिक, सामाजिक सत्ता, धार्मिक सत्ता, तकनीकी सत्ता आदि होते हैं। अब बात आती है सत्ता के आधार की। सत्ता का जो मूल आधार तो वेदता होती है, क्योंकि सत्ता के आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्यों की समानता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वास, विचारों की एकरूपता, विभिन्न दंड विधान, अधीनस्थों की प्रकृति, पर्यावरणात्मक दबाव आदि भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरणात्मक दबाव आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूपों में होते हैं। सत्ताधारी की कार्यकुशलता और व्यक्ति गुण भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अब बात आती है सत्ता के पालन के आधार की, कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं। साइमन ने सत्ता पालन के मुख्य रूप से 4 आधार बताए, जो इस प्रकार हैं। विश्वास, पहला है विश्वास, कि अधीनस्थ अधिकारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक होता है। लेकिन जब विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है तो सत्ताधारी के लिए आदेशों का पालन करवाना उतना ही कठिन हो जाता है और आदेशों का पालन करवाने के लिए दबाव की शक्ति का सहारा लेना होता है। दूसरा है एकरूपता। यह मानव स्वभाव है कि वह उन लोगों को परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों और आदर्शों की एकरूपता रखते हैं। सत्ता पालन के प्रसंग में एकरूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए ही राज व्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद या फासीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती हैं। राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों एवं सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल बना ढालने का प्रयत्न करता है। दूसरा है दबाव। अनेक बार दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में कार्य करती है, कि प्रत्येक राज व्यवस्था में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास या एकरूपता का प्रभाव कम पड़ता है और जो दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं। चौथा है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी की उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है सत्ता की सीमाएं, कि सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सभ्य सुसंस्कृत समाज सत्ता की कुछ सीमाएं निर्धारित कर देता है जिनका पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। सत्ता के प्रयोग और परिचालनात्मक पर प्रतिबंध, जिससे सत्ता का मनमाना प्रयोग न किया जा सके। सत्ता के संवैधानिक कानूनों एवं राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर कार्य करना होता है। वह संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और नैतिक अवधारणाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो प्राकृतिक सीमा, सत्ता की जो सीमा है, किसी भी राज व्यवस्था को यह अधिकार नहीं होता कि वह नागरिकों उनके जीवन, सामान्य स्वतंत्रताओं को और सीमित संपत्ति से वंचित कर दे। इस सीमा का उल्लंघन करने वाली सत्ता का पतन निश्चित हो जाता है। दूसरी सीमा है नैतिक धार्मिक विश्वास। जब कोई सत्ता नैतिक और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है तब उसका पालन करवाना बहुत कठिन हो जाता है। तीसरा है संस्कृति। सत्ता को समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता और न ही संस्कृति के क्षेत्र में उसके द्वारा कुछ किया जा सकता है। चौथा है संविधान, नियम और उपनियम भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित करते हैं, कि जो संविधान में लिखा गया जो नियम है या उपनियम है उसके बाहर जाके सत्ता आदेश नहीं दे सकती।
पांचवा, आर्थिक सीमाएं, कि प्रत्येक राज्य व्यवस्थाओं के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती हैं, इसलिए उनकी सीमा में रहकर ही वो कार्य कर सकती हैं। फिर छठा है अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ। कोई भी सत्ता अपने निर्णयों को लागू करने और आदेश मनवाने का कार्य अधीनस्थों के माध्यम से करती है, इसलिए अधीनस्थों की क्षमता की सीमाएं सत्ता की सीमा निर्धारित कर देते हैं। कर्मचारी अपने निजी संघ आदि बनाकर सामूहिक और सौदेबाजी करते हैं और ये स्थिति भी प्राप्त कर्मचारी अपनी निजी संघ आदि बनाकर सामूहिक सौदेबाजी करते हैं, यह स्थिति भी सत्ता का विरोध करती है। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून। वर्तमान समय में यूएनओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आंशिक मान्यता ने भी सत्ता पर सीमाएं लगा दी हैं। यद्यपि ये बाध्यकारी नहीं, फिर भी राज सत्ता मनमाने तौर पर इनकी अवहेलना नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमने सत्ता के बारे में आपसे चर्चाएं की और उसकी सीमाएं भी बताई। आगे की क्लास में हम वैधता की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।